Okay. Let's start. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yes. Okay. So what I was trying to say is this, your parent have spent, say for example, around 2 lakh rupees on your birthday. In that time, in 2000, 2001 or 1999, that time, the shares of MRF tire was approximately 100 to 200. This is the range 100 to 200. Let's assume it is 100. अब समझो अभी क्या होने वाला है. तो 2 लाख में आपको कितने शेयर मिलते? 2 लाख में आपको अप्रोक्सीमेटली कितने शेयर मिलते? अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग 2000 शेयर्स. वो क्या प्राइस पे आपने डीलिंग किया होगा उसके ऊपर डिपेंड है. 2000 शेयर्स आपको मिलते हैं. 100 रुपीज का एक शेयर था. आपको पता है जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था, ठीक है ना, अनाउंसमेंट कब हो रहा था, डेट याद है? 1 फेब 2018. 1 फेब 2018. यहां से यहां तक 1 फेब 2018 पे पकड़ लेते हैं इस शेयर्स का वैल्यू 70,000 हो चुका था. मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 70,000 हुआ था. आपको पता है आप कितने अमीर होते आज? कैलसी पे इंटू करके देखना चाहते हो क्या? हाँ बोलो. हाँ 70,000 इंटू 2000 करेंगे तो कितना होता? $14 करोड़. बस उतनी होते आपके पास आज. बस हो गया उतना भी। हाँ, बस है सर. वो कितना तो आप समझ रहे हो आपके पापा ने क्या गलती की है? अब अपने पेरेंट्स की गलती समझ पा रहे हो क्या? जिस जमाने में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए था उस जमाने में उन्होंने स्पेंड किया. मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिंपली बोला कि गायत्री ने बोला प्लीज रिपीट करो. मैं बता रहा था कि 2000, 2002, 2001 या 1998, 1999 इस पीरियड के आसपास जो एमआरएफ के शेयर्स थे, एमआरएफ के, मैं कंपनी का नाम भी लिख रहा हूँ, एमआरएफ के जो शेयर्स थे वो 100, 120, 130, 200 के मतलब उस रेंज में हुआ करते थे. आप चाहिए तो जाके देख लो हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, ठीक है ना. उसमें अगर उस टाइम पे आपके पापा ने आपकी किसी इवेंट पे 2 लाख रुपया खर्चा किया है, वो ना करके 2 लाख रुपए का अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर वो शेयर मार्केट में लगाते, स्पेसिफिकली इन एमआरएफ, तो जो 1 फेब 2018 पे ये जेटली अंकल जो बोल रहे थे कि देखो भाइयों अभी जो गेन होगा ना वो टैक्सेबल होगा, गेन जो होगा ना टैक्सेबल होगा, गेन जो होगा. अरे राजा तू समझ रहा है 2 लाख रुपया 14 करोड़ हो चुका है तेरा, क्योंकि इस दिन पे मार्केट वैल्यू मैंने मान लिया कि 70,000 हो चुका था एमआरएफ का. 70,000 क्या होता है, ठीक है ना. तो 2 लाख का शेयर आपका हो चुका है 14 करोड़ का. 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 14 करोड़ की हो चुकी है. ह्यूज कैपिटल गेन आएगा. और आपके पापा ने अभी तक वो क्या करके रखा था, इन्वेस्ट इसलिए करके रखा था क्योंकि उनको पता था लॉन्ग टर्म में बेचेंगे, जरूरत आएगी तब बेचेंगे, तब अपने को इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. तो शेयर मार्केट में इतना फायदा भी हो सकता है. अगर शेयर मार्केट में लॉस होता है तो शेयर मार्केट में फायदा भी हो सकता है. मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ पता है? आपके पेरेंट्स ने जो गलती की वो आप रिपीट ना करो. जब आप अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो उसका फर्स्ट बर्थडे अभी ट्रेंडिंग हो चुका है, नेम सेरेमनी. अरे मैंने तो अभी मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस मेरी, क्योंकि मैं इस एज में हूँ जहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है वो रिसेंटली मैरिड होके दे आर हैविंग देयर बेबीज नाउ, ठीक है ना. तो दे आर सेलिब्रेटिंग यू नो 1 month एनिवर्सरी, 2 month एनिवर्सरी, 3 month एनिवर्सरी, 8 month एनिवर्सरी, ठीक है ना. फर्स्ट ईयर का बर्थडे मतलब एकदम लार्ज सेलिब्रेशन. अरे वो 1 साल का बच्चा है, उसको कहाँ समझ में आ रहा है तुमने कितना बड़ा केक लाया है उसके लिए, कितना बड़ा सेलिब्रेशन लाया है, ठीक है ना. ऊपर से 100-150 लोगों को बुलाते, 200 लोगों को बुलाते, वो बेचारा 1 साल का बेबी उधर चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता है. सब लोग आके उसको कुची 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 करके जाते हैं, ठीक है ना. आप सोचो कि वो बंदा कितना इरिटेट होता रहेगा. अननोन पीपल आ रहे हैं, कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. हाँ, ह्यूमन लैंग्वेज में तो कम से कम बात करो यार उससे. ये क्या कुछ मतलब ढंग से रहना चाहिए ना. और उसके ऊपर 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट हो रहा है. वो कुछ तो फालतू का कॉन्सेप्ट आ गया है कि कोई तो गिफ्ट लेके आएगा तो उसको रिटर्न गिफ्ट दे देना है. हाँ,
मतलब लोग ना इसको देखो, जिसके हाथ में पैसे हैं वो करता है, चलता है। अब सोशल पीयर्स की वजह से, कि आपने नेबर नहीं किया तो आपको भी खुजली आती है करने की, ठीक है ना, आपके किसी अंकल ने किया तो आपको भी ऐसा लगता है कि करना है, आपके किसी के फ्रेंड ने किया तो आपको भी ऐसे लगता है करना है, आपके ऑफिस में किसी कलीग ने किया तो आपको भी ऐसे करना है, ऐश्वर्या राय ने किया होगा तो आपको भी लगता है करना है, ठीक है ना। वो अभी विराट कोहली ने डेस्टिनेशन मैरिज किया, आप लोग भी सपने देखने चालू हो गए हमारी भी डेस्टिनेशन मैरिज होगी, फ्रांस में होगी। अरे अपनी कम से कम औकात तो देख लो पहले, अकाउंट में है कितने, और फिर उड़ाओ। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये पैसे खर्चे करने, फिजूल के पैसे खर्चे करने से अच्छा है मार्केट में इन्वेस्ट करो ना। मान लो खर्चे हो गए, बर्थडे पे खर्चे कर दिए बच्चे के, ठीक है ना, 2 लाख रुपए का आपका बजट है, 2 लाख रुपया उड़ा दो, ठीक है ना, ऐसे मान लो, और मार्केट में पैसे डाल दो, बढ़ गए बढ़ गए, नहीं बढ़ गए नहीं बढ़ गए, ऐसे वाले पैसे मार्केट में डाल के रख दो। अब देखो पापा ने जो गलती की आप ना रिपीट करो। तो मैं चाहता हूँ कि जब आपके पास ऐसा मन में आएगा कि मुझे एक्सपेंडिचर करना है, वो एक्सपेंडिचर कम करके उतने पैसे आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करो। यू कैन लिटरली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मार्केट फ्रॉम 100 रुपीज, ठीक है ना। 100 रुपए से आप चालू कर सकते हो, 100 रुपए का कोई शेयर मिलता है वो लेके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक शेयर, 2 2 शेयर ऐसे जमा करते रहो, ठीक है ना। क्या पता फ्यूचर में जाके कौन सा शेयर आपको कितना गेन देके जाए, लॉस भी हो सकता है। तो डीमैट अकाउंट वगैरह भी तो खोलना पड़ता है। हाँ तो डिमेट अकाउंट 500 रुपए में भी खुलता है भाई। तो उसमें चार्जेस अलग लगते हैं ना, फिर तो हम हर चार्जेस लगेंगे, प्रलीन बता रहे डिमेट अकाउंट में चार्जेस लगते हैं। मेरे इस साल डिमेट अकाउंट के चार्जेस है 380 रुपीज। अब जब सीए में बन जाओगे तो साल के 380 रुपीज, 350 रुपीज जो चार्जेस होते हैं, या 500 रुपए चार्जेस होते हैं, वो भी तो भरने पड़ेंगे ना। मैं आपको बता रहा हूँ शेयर जो है ना, शेयर वो 10 पैसा 20 पैसे वाले भी मिलते हैं मार्केट में। तो बड़े बड़े कंपनीज के शेयर्स लेने जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कंपनी के लेके रखो, और मानना कि इन्वेस्ट, अरे मार्केट के इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट मानो ही मत, खर्चा मान लो, समझो कि आपने वो पैसा उड़ा दिया, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, बर्थडे पार्टी दी, और वो जो पैसा होता है ना वो इन्वेस्ट करके, अब वो मेरा बर्थडे आ रहा है तो वो लोग ना, मतलब मुझे कब से 4 5 दिन से ना सारे ना एनजीओ ना मैसेज, पता नहीं डेटा कहाँ से मिल जाता है लोगों को, मैसेज आना चालू हो गया है कि वो चाइल्ड केयर फंड में इतना डालो, वो क्राई फंड में पैसे डालो, डू समथिंग गुड ऑन योर बर्थडे। अभी अगर मुझे अपने बर्थडे पे कुछ गुड करना है तो मैं डोनेशन थोड़ी ना क्या करूंगा, अगर मेरे डोनेशन करने का मन आ रहा है तो मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, वो भी शेयर मार्केट में, और मान लूंगा मैंने शेयर मार्केट को डोनेट किया है, क्योंकि वैसे भी मार्केट पैसे खाता है मार्केट पैसे। तो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट को अंडर एस्टिमेट ना करो, मार्केट को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना सीखो, ठीक है ना। अपना जो एक्सपेंस होता है उसको कम करके यहाँ पे इन्वेस्ट करो। अब मेरी ये बात हो गई तो आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा था। अब यहाँ पे आते हैं सेक्शंस के ऊपर, फिर से आते हैं। 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 14,000 करोड़, 14 करोड़ हो चुका है। तुमको नहीं लग रहा पप्पा को ऐसा अंदर दर्द होगा? तुम जैसे लुक के लोगों को तो नहीं होगा, जिसने इन्वेस्ट किया उसको तो होगा ना। 14 करोड़ का अगर 10% मारते हो तो 1 करोड़ 40 लाख होता है यार। वो शेष वगैरह तो मैंने अभी जोड़ा ही नहीं है, शेष सरचार्ज तो अलग से लगेगा। 1.4 करोड़ अगर मैं आज इसको सेल करूंगा तो टैक्स लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली। दर्द होगा कि नहीं मुझे बताओ, जिन्होंने इतने सालों से इन्वेस्ट करके रखा। मुझे पता है, मैं आपको प्रैक्टिकल नाम भी बता देता हूँ। वो बुढ़े अंकल का मैंने 45 हाईवे में एग्जांपल दिया था, याद है आपको? फर्नीचर वाले अंकल, हमारे क्लाइंट, दे आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट सिंस 1980 1990। हाँ 1980 1990 से इन्वेस्ट करके रखा है। उनका भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, तब भी से इन्वेस्ट करके रखा है। सोच आज उसकी वैल्यू क्या हुई रहेगी। तो दे वर लाइक पैनिक, उनका फोन आना चालू, ये राम ये क्या है सेक्शन, जल्दी बताओ। मैंने बोला सर मुझे भी नहीं समझ रहा है, मुझे जरा टाइम दो, मुझे भी डर लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये टेंशन आ रहा था ना, पहले मेरे जैसे गरीब लोगों को हटा दिया। मेरे जैसे गरीब लोगों को कैसे हटा दिया, बोला देखो भाई तुमको जिसको 1 लाख रुपए तक का गेन होता है ना उसको तो टैक्स ही नहीं भरना है। फिर कुछ लोग जो है वो टेंशन में आ गए, अरे अभी तो खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स, IFSC की बात नहीं कर रहा, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो थे वो तो बोलने लगे अभी ये क्या बात हो गई, साले लोग ने एग्जाम बोल के हमको इंडिया में बुला लिया, अब हमारी बैंड बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले तो अपना जो जेटली अंकल है उन्होंने बोला देखो इस सेक्शन का इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं है। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट स्टेप पे, लेकिन ये सेक्शन अप्लाई होगा अगर आप शेयर सेल करोगे फर्स्ट अप्रैल 2018 के बाद। तो देखो 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 मार्केट को ना सडनली उन्होंने संभाल लिया, जो टूट रहा था ना मार्केट उसको संभाल लिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि कल से प्रोविजन लग जाएगा, कल से टैक्स लग जाएगा, इतना इमीडिएट बेसिस पे नहीं बोला। उन्होंने बोला दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मतलब आज बोल मैं आज रहा हूं लेकिन ये एप्लीकेबल होगा फ्यूचर में,
कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद। तो आपके पास 2 महीने का टाइम है सोचने का। अगर आपको टैक्स नहीं भरना है सेक्शन 112A में, if you are feeling that you don't have to pay tax under 112A, then you are having 2 months to sell your shares. अभी आज के आज सेल करना कोई जरूरत नहीं, तो आज ही आप मार्केट को नचाओ मत, आज होल्ड करो, सोचो समझो सेक्शंस को, आराम से सोचो, ठीक है ना। वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड देन सेल द शेयर्स एंड देन गेट लॉस्ट। अगर आपको टैक्स नहीं भरना है तो ये पीरियड दिया हुआ है 2 महीने का। अगर लेकिन आपने फिर भी चूज किया, इफ यू चूज टू स्टे इन इंडिया or Indian share market even after 1/4/2018, then you must pay tax on long term capital gain. तो उन्होंने इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं लाए। ये पहला। दूसरा बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या दिया, चलो मैं बेनिफिट्स गिना देता हूँ आपको। बेनिफिट क्या निकाला, बैंड क्या बजा दी, टैक्सेबल लाया, लेकिन बेनिफिट क्या क्या दिए। पहला बेनिफिट उन्होंने बोला जो रेट होगा वो कंसेशनल होगा, 10% होगा। दूसरा बेनिफिट उन्होंने बोला देखो 1 लाख रुपए तक का जो गेन होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, उसके ऊपर का ही गेन टैक्सेबल होगा। तीसरा बेनिफिट उन्होंने बोला मैं बता तो आपको फर्स्ट फेज पे रहा हूं, उन्होंने बोला मैं बता तो आपको फर्स्ट फेज पे रहा हूं, लेकिन एप्लीकेशन जो होगा वो 1 अप्रैल से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो 2 महीने का वो एक्सटेंशन दे दिया। अब सबसे बड़ा बेनिफिट इन लोगों को, जिनको मार्केट के ग्रैंडफादर बोलते हैं, ग्रैंडफादर मतलब जिन्होंने मार्केट में पैसा बहुत पहले से इन्वेस्ट किया है, उनके लिए उन्होंने लाया ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। सर ये ग्रैंडफादरिंग क्लॉज क्या होता है, मुझको भी नहीं समझा था जब ये आया था, तो थोड़ा टाइम लगा समझने के लिए। उन्होंने बोला देखो आपने 100 रुपए पे इन्वेस्टमेंट किया था, वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ के 31 जनवरी, ये डेट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 कौन सी डेट, बजट का स्पीच कौन से दिन पे चल रहा है, 1 फेब 2018 पे। उन्होंने बोला कल तक की डेट, कल मतलब क्या, 31 जनवरी 2018 की डेट, कल तक की जो डेट है, यहां तक की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, यहां तक की जो क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 100 रुपीज का। नहीं पता चला क्या बोला ये। हाँ नहीं पता चलेगा, मैं वही बता रहा हूँ। मैं बजट कौन से दिन पे बता रहा हूँ, 1 फेब 2018 पे। आपने इन्वेस्ट कब किया था एमआरएफ में, 2000 में, ठीक है ना, या उसके भी पहले। तब कॉस्ट की, तब आपने क्या प्राइस पे परचेस किया था, 100 रुपीज पे। 100 रुपीज का अभी कितना हो चुका है, 70,000 रुपया हो चुका है एक शेयर का। 100 का 70,000 हो चुका है, तो गेन कितने का हो गया, 69,900 का गेन हो गया। ये गेन आपको उस पीरियड में हुआ है जिस पीरियड में सेक्शन 112A नहीं था। तो मैं नहीं चाहता कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगे। जो आपने लास्ट 20 साल का आपका पेशेंस रख के आपने जो मार्केट में गेन कमाया हुआ है, नोशनल जो प्राइस ऊपर जा चुकी है, उसके पर टैक्स नहीं लगेगा। बोलना मुझे क्या है कि 70,000 जो आगे जाके पकड़ लो, 1 अप्रैल 2018 के बाद कभी भी आप बेचते हो 72,000 पे, आपने सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, पकड़ लो 72,000 पे आपने ये शेयर सेल किया। बात समझने का ट्राई करो, 72,000 पे आपने सेल किया, तो आप गेन ऐसे नहीं निकालोगे 72,000 माइनस 100, नहीं 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 नहीं, इतना गेन आपका टैक्सेबल नहीं होगा। उन्होंने बोला 72,000 माइनस 70,000 करो। बताओ 70,000 आपकी कॉस्ट है क्या, कि फेयर मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट FMV कौन से दिन की एफएमवी, 14 नहीं रे पाटा, 31 का फेब्रुआरी का 31 जनवरी 2018 का ये डेट काम का है राजा, ठीक है ना। 31 बजट बात हो रही है 1 फेब पे, लेकिन उन्होंने बोला जो कल तक का जो गेन है, मतलब 31 जनवरी तक का जो गेन है, उसके पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला फेयर मार्केट वैल्यू को यहाँ से माइनस करने हम दे देंगे। ऐसा कुछ उन्होंने बोला, हमको भी नहीं समझा एग्जैक्टली क्या बोला। फिर उसमें प्रोवाइजो के ऊपर प्रोवाइजो डालते गए। सर अगर ऐसा होगा तो कैसा, अगर पकड़ लो फेयर मार्केट वैल्यू आपका 75,000 था यहाँ पे, तो और आपने फिर सेल किया 72,000 पे, तो बताओ, तो लॉस नहीं हो जाएगा, दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ अगर मुझे 75,000 यहाँ से माइनस करने दिया तो 3,000 का लॉस होगा ना। लेकिन आप खुश हो, आपको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, सच में बताओ ना, अपने दिल पे हाथ रखो 2 मिनट और बोलो आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है रियल में।
प्रॉफिट कैसे ताई? 100 रुपए का था ना वो, जब भी लिया तब भी, तो वैसे भी उसका प्राइस तो बढ़ा है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, 100 रुपए का शेष था, 72,000 पे बेचा। अगर लॉ ने डायरेक्टली बोल देता हो कि एफएमवी माइनस कर दो, तो प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या हो रहा है? एफएमवी शायद शायद सेलिंग प्राइस से ज्यादा भी हो सकती है और आपको रियल में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कंप्यूटेशन में लॉस आ गया। इसलिए उन्होंने बोला एफएमवी शैल नॉट एक्सीड सेलिंग प्राइस। ओहो, एफएमवी शैल नॉट एक्सीड सेलिंग प्राइस, ऐसे उन्होंने बोला। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम एफएमवी को कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस से। एफएमवी मेरे एग्जांपल में था 75,000, उसको मैंने कंपेयर किया सेलिंग प्राइस से 72,000। पहले इसको विच एवरेज लोअर लेते हैं, पहले इसका विच एवरेज लोअर लेना पड़ता है। तो ये हो गया 72,000, और फिर हम लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट को। एक्चुअल कॉस्ट कितना, 100 रुपीज का। इन दोनों में का लेते हैं विच एवरेज हायर, तब जाके निकलता है मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 72,000। देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला पहला एफएमई लिखो, फिर सेलिंग प्राइस लो, दोनों में का लो विच एवर इज लोअर। ये जो अमाउंट आएगा 72,000, इसको कंपेयर करो एक्चुअल कॉस्ट वाला जो आपका रियल वाला था, इन दोनों में का ले लो विच एवर इज हायर, ठीक है ना। जो हायर लिया वो 70,000 आपका कॉस्ट आ गया। अभी अगर कैपिटल गेन आप कंप्यूट करने जाओगे तो सेलिंग प्राइस होगा 72,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 72,000। वाह, मजा आ गया, ठीक है ना। मतलब मुझे क्या बताना है कि ग्रैंडफादरिंग क्लॉज आपका गेन तो बचा देगा, लेकिन ग्रैंडफादरिंग लॉस आपके गेन को लॉस में कन्वर्ट करने नहीं देगा। देखो आप समझ पा रहे हो क्या? मैंने बोला ग्रैंडफादरिंग क्लॉज आपका जो गेन हुआ है बिफोर अनाउंसिंग दिस सेक्शन, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रैंडफादरिंग क्लॉज आपके गेन को लॉस में कन्वर्ट करके डबल बेनिफिट दे देगा एसएससी को, नहीं करेगा ऐसे। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ हाँ सर। मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। यहाँ पे एक हल्का सा डायग्राम, पांडा देख, थोड़ा तो तुझे टाइम लगता है समझने के लिए, ध्यान दे आप यहाँ पे फिर से। 100 रुपीज में मैंने शेयर परचेज किया। जब तक ये अनाउंसमेंट हुआ था, अनाउंसमेंट कब हुआ? फर्स्ट फेब में, मतलब मैं एफएम में लिख रहा हूँ 31 जनवरी 2018 की एफएम में लिख रहा हूँ, यहाँ की लिखी नहीं रहा। 31 जनवरी 2018 में एफएम में लिख रहा हूँ 70,000। फिर से समझने का ट्राई करो, 2-3 बार पढ़ाऊंगा। ये यहाँ से यहाँ तक 70,000 पे है, इसके ऊपर टैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बताओ। होना चाहिए। 100 रुपए से लेके 70,000 पे गया, इसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। अनाउंसमेंट तो कल होने वाला है, ये तो गेन प्री बजट होना था, नहीं होना चाहिए। नहीं होना। इसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। अनाउंसमेंट अभी फर्स्ट फेब पे हुआ, ठीक है ना, और उन्होंने टैक्स बोला फेब और मार्च में नहीं है, टैक्स तो लगेगा अप्रैल में। तो पकड़ लो अप्रैल तक अप्रैल 18 में कभी भी, अप्रैल 18 में कभी भी आपने सेल किया, ये सेल किया आपने 72,000 में, तो 100 से लेके 70,000 तक का जो गेन है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, नो टैक्स। आप समझ रहे हो ना? यस। तो टैक्स किसके ऊपर लगना चाहिए? अनाउंसमेंट के बाद जो गेन हुआ, अनाउंसमेंट के बाद कितना गेन हुआ आपको? खाली 2,000 का, ये 2,000 पे ही टैक्स लगना चाहिए। अब ये कैसे कंप्यूट होता है वो देखो, ये मैंने अभी चार्ट में आपको दिखा दिया, इतना ही खाली इसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। ये आपको एरो में मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको फॉर्मूला में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ, आपको फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला बना के मुझे दिखाना पड़ेगा ना। देखो हम कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने कितना लिया है यहाँ पे? 72,000। 72। ये क्या अजीब सा यहाँ पे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सर बहुत झाड़ा झाड़ा लिख रहे हो। हाँ वही, मुझे भी इरिटेट हो रहा है वो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा कितना आ गया? 72,000। लेस पकड़ लेते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं दिए, नील, तो नेट कंसिडरेशन। अब माइनस मुझे क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा वर्किंग नोट बन गया, फिर मुझे मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना। अब मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 मेरा बनता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब देखो कैसा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये किसके लिए पता है? ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चल रहा है फॉर शेयर्स acquired prior to
1 Feb 2018। क्यों 1 Feb 2018? क्योंकि इसके पहले अगर आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया होगा तो ही ये सब एक्सेप्शनल लगेगा। सर हमने अभी अगर शेयर परचेस की तो 2020 में, तो बाबा तू कब से ग्रैंडफादर बन गया? तू तो अभी अभी मार्केट में आया हुआ है, तू तो शेमड़ा है मार्केट का, तुझे थोड़ी ना कि एक क्लॉज लगेगा। क्लॉज उनको लगेगा जिन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया 1 Feb 2018 के पहले। ठीक है ना? तो देखो अभी इसमें क्या लिखेंगे हम? पहले हम लिखते हैं एक्चुअल कॉस्ट। चलो स्लाइड में जाते हैं। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कौन सी ईयर का मैं बता रहा हूँ? 100 2001 का मैं एक्चुअल कॉस्ट बता रहा हूँ, 100 रुपीज। ठीक है ना? फिर मैंने लिखा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया सेकंड नंबर के लिए, मैंने लिखा छोटू ये लिखो, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट को मुझे कंपेयर करना था और विच इज हायर लेना था। फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन का लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको अलग अलग फेयर 31st मार्केट वैल्यू दी जाएगी। 31st 31st जनवरी 2018। 18 इस दिन का लेंगे। और बी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? बी लिखता हूँ सेलिंग प्राइस। मेरे Selling बताओ price फेयर selling मार्केट वैल्यू मैंने कितना लिया था? 70,000 और सेलिंग 70 72 लिया। 72,000। ठीक है ना? 72 इन दोनों में से whichever मैंने Whichever is क्या लेने बोला? lower. whichever is lower लोअर। ए और बी में का मैंने क्या बोला? योर सेलिंग प्राइस शुड नॉट एक्सीड, ठीक है ना? सॉरी, योर फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड सेलिंग प्राइस, मुझे ऐसा बोलना था। फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड सेलिंग प्राइस, इसलिए हमने लिखा विचर इज लोअर। तो आउटर कॉलम में क्या आ गया? 70,000। अब मुझे बता बेनिफिट मुझे किसका मिलना चाहिए? ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का अगर आपको बेनिफिट देना है तो मुझे 100 रुपीज कॉस्ट मानना चाहिए कि 70,000 कॉस्ट मानना चाहिए? विचर इज हायर, 70,000 70,000। विचेवर इज हायर मानना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ कभी कभी कॉस्ट जो होता है ना वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा होता है, विचेवर इज हायर लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विचेवर इज हायर के केस में आ गया 70,000। तो यहाँ से अभी मैं 70,000 माइनस करूंगा। देखो यहाँ से 70,000 माइनस करूंगा। 70,000 मैंने यहाँ से माइनस किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है मेरा? 2,000। ये तुमको समझ में आया कैसे करना होता 2000 है? हाँ समझा? अभी एक बात समझो, अभी एक बात समझो। अगर पकड़ लो मैंने ऐसे 180 शेयर सेल किए, कितने शेयर सेल किए? 180। तो 2,000 इंटू 180 कर रहा हूं मैं, तो कितना आ रहा है पता है मेरा गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 9,60,000 3,60,000 पकड़ लो, टोटल में इतना आ रहा है। क्या पूरा 3,60,000 टैक्स हो जाएगा? नहीं, नहीं। तो कितना होगा? 2,60,000। हाँ भाई 1 लाख माइनस होगा ना, 1 लाख तो एग्जेम्प्ट है, हाँ 1 लाख माइनस होगा तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा फिर? 2,60,000 2,60,000। 2,60,000 टैक्सेबल होगा। इसका रेट क्या लूं? रेट 10% 10%। अंडर सेक्शन 112 पे टैक्स होता है 112A 10%। वेरी गुड। तो टैक्स कितना आएगा? 26,000। 26,000 ठीक है ना? अगर पकड़ लेते यही इनकम है एसएससी का, दिस इज द ओनली इनकम, तो उसको हम रिबेट देंगे क्या? रिबेट। सोचो ना जरा, 2,60,000 इसका टैक्सेबल इनकम आया, देखो 260 टैक्सेबल इनकम है और बाकी कोई नहीं है। इसमें मेरा rebate मिलता है। का rebate कब मिलता है? पांडा होता सामने तो अभी मार देता पांडा को। What happened, sir? रिबेट कब मिलता है? देख मेरा इनकम है ना, टैक्सेबल इनकम 2,60,000 है, ठीक है ना? और मेरा टैक्स 2,50,000 के ऊपर 5 लाख के 5 लाख के 5 इनकम है लाख तो 5 लाख से कम रहेगा तो मेरा इनकम टैक्स आ चुका है 26,000। मैं आपको एकदम सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ यार, यहाँ से मैं रिबेट हाँ माइनस करूँ कि देगे रिबेट करोगे ना, लेस देन 5 लाख है। लेस देन 5 लाख है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, ठीक है ना? सारे कंडीशन तो मैच हो गए, लेकिन नहीं करना है रिबेट माइनस। दिस इज द ओनली सेक्शन, दिस इज द ओनली सेक्शन जहाँ पे रिबेट नहीं करना है माइनस। नहीं मिलेगा, नील नहीं देंगे, रिबेट नहीं देंगे। दिस इज द ओनली सेक्शन। मैं लिखा क्यों पता नहीं, पागल। दिस इज द ओनली सेक्शन वो इनकम जिसके ऊपर नहीं था। ऐसा एक्सप्लेनेशन ऐड किया 87 में। They will not be available on tax rebated under section 112A। तो गवर्नमेंट ने मेरा रिबेट लिया। वो समझ
सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? प्रलीन नाला नीलेश ब्रेक हो रहा है वॉइस। नीलेश बोल रहा है उसको आ रही है। अभी आ रहा है। उसको ब्रेक हो वो रहा है, आपके बाजू में है ना बीच इसलिए। बीच में ब्रेक हो रहा है। हाँ देखो उतना भी क्लिक नहीं हो पा रहा है कुछ कुछ बच्चों का। अरे मेरे बाजू में सामने बैठा है नालायक, उसको तो डायरेक्टली आएगा ना, उसको थोड़ी ना कि इंटरनेट के थ्रू आवाज आ रहा है। वही तो। हरामी एक नंबर का। हेडफोन लगा के सुनने को बोलो उसको। उसको बोलो दूसरे गांव में जाके बैठे। हाँ मैं बोल रहा हूँ लेकिन लॉकडाउन है ना। अभी बोलो ना, अभी आ रहा है आवाज। अच्छा बोलूं क्या? ठीक है तो मुझे मैंने तुम्हारी बैच में ना ये खास बात है ना, तुम समझ रहे हो ना, सेक्शन बोलना चालू करता हूँ तो आवाज चली जाती है, चालू कर देते हैं आवाज आती है। ये मेरा नेटवर्क कनेक्टेड है यहाँ पे प्रलीन। मेरे में आ रहा है, हो रहा है। तो क्या करूँ? देखो कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हेलो एवरीवन, अल्टा टू डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2। सर आप तो जल्दी सर हेलो कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। ओके वी हैव स्विच द डेटा। सो देखो क्या मैं बता रहा था ना आपको, मैं बता रहा था रिबेट का जो बेनिफिट है ना सेक्शन 87 में क्लियरली लिखा गया है, सेक्शन 1128 में जो टैक्स कंप्यूटर था उसके सामने नहीं मिलता। ठीक है ना, दिस इज द ओनली सेक्शन इन इनकम टैक्स जिसके सामने, मतलब लॉटरी के ऊपर भी, आप लॉटरी का इनकम भी अगर आपने कमाया होगा ना तभी भी रिबेट मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलता। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलो मुझे आगे जाने दो। तो रिबेट नहीं देगा तो मेरा टैक्स कितना आएगा बताओ? मेरा इनकम टैक्स आ जाएगा 26,000। ठीक है ना, और फिर इसके ऊपर ऐड तो आपको पता ही है, सेस तो ऐड करना ही पड़ता है, और सरचार्ज होगा तो सरचार्ज अलग से ऐड करेंगे, तो वो सब तो अलग से ऐड होते रहता है। 2,60,000 है ना वो? 26,000 है ना, टू टैक्स तो 26,000 आएगा ना। 10%, वो उर्मिला हाँ हाँ 10%। हाँ 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 बराबर। बरोबर ना, 26,000 है ना, उसके ऊपर सेस वगैरह ऐड हो हाँ, जाएगा हाँ, बाद में, सरचार्ज ऐड होना है तो सरचार्ज भी ऐड होगा। लेकिन आपको याद आ रहा है क्या? आपको याद आ रहा है एक बात, और एक बात बता दूं आपको, सरचार्ज क्या बोला सर आपने? सरचार्ज के रेट क्या है? अप टू 50 लाख नील, 50 लाख टू 1 करोड़ सरचार्ज कितना होता है? सरचार्ज 10%। 1 करोड़ 50%, 15%, 1 करोड़ टू 50 2 lakh to करोड़ 1 crore 10. 1 करोड़ 10%, 1 crore 10% to 2 crore 15% है बाउंड। हाँ 1 करोड़ टू 2 करोड़ का 15%, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का 10%, 1 करोड़ से 10%। 2 करोड़ तक का 15%। 15%, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का 25%, 25%। और 5 करोड़ के ऊपर 37%. 37%। 25, 25 और 37, 25 एंड 37। आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ही सरचार्ज है? हाँ बहुत ज्यादा हाँ। सरचार्ज है। वो ज्यादा वाला सरचार्ज यहाँ नहीं लगता। 25% और 37% करोड़ वाला वो यहाँ पे नहीं लगता था, बस है। ऐसा section में कहा है। ठीक है ना, मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स भी यहाँ पे वॉइस बता नहीं रहा आ रहा हूँ। है। पॉइंट नहीं में हो रहा है। वॉइस इज ब्रेकिंग सर। Voice is breaking again. Pralin, see something. Do something about it. What can you do about it? वाईफाई लगा दो। वाईफाई गांव में साले खेती में वाईफाई कहाँ से लाऊं?
भगवान करे तो लगा देता, लेकिन अभी बोलो सर, आवाज आ रही है, फास्ट फास्ट बोलो। इनोवेट कर। मैं आप आपको फास्ट बोलते हो ना, इसलिए होता है शायद। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलने का ट्राई करता हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक स्लो। मैंने बोला कि सरचार्ज के सेक्शन में भी 112 को रेफर किया गया है, सेक्शन 87A में भी 112 रेफर किया गया है, तो फिर से 112 वैसा ही हो रहा है। भगवान मुझे नेटवर्क दे दो। कार के ऊपर बैठो। बंगले के ऊपर में। जरा बाहर आके धूप देख साले, पूरा टिकट जैसा होता है। किसी को तो छतरी पकड़ने के लिए दो। हाँ, विदाउट टी शर्ट बैठो ऊपर। सन बात, लेक्चर एंड सन बात साथ में ले लूं। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं, मुझे इसका कैलकुलेशन करके बताओ नालायक बच्चों। मैंने जब शेयर परचेज किया तो था 100 रुपीज का, फिर उसकी प्राइस ऊपर गई, ठीक है ना, ऊपर गई कितने पे, फर्स्ट 31 जनवरी 2010 में इसकी प्राइस चली गई 75,000, और फिर मैंने इसको कम प्राइस पे बेचा, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 72,000। फर्स्ट अप्रैल 2018 जब मैंने इसको 72,000 दी, तो मुझे बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गेन हुआ, मुझे इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, लगना इतना तो बताओ। इधर नहीं लगना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तो गेन हुआ ही नहीं है, नो गेन, तो टैक्स की बात ही कैसे करोगे आप? यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे तो गेन हुआ ही नहीं है ना, आपको इतना समझ रहा है ना? हाँ, हाँ, तो यहाँ पे गेन हुआ ही नहीं है। अच्छा, लॉस हुआ है क्या? नहीं, लॉस भी तो नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो गेन हुआ है, लॉस भी तो नहीं हुआ है, तो इसको कंप्यूट कैसे करेंगे हम? तो मैंने बोला लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ अभी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखो इसका 72,000, ठीक है ना, लिखो, मतलब शुरू में बताया, ठीक है ना। लेस मुझे करना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैसे कंप्यूट किया जाएगा? 72,000 तो कैसे आएगा? लेकिन कंप्यूटर करके दिखाना पड़ेगा ना मुझे वर्किंग नोट में। पहले FME और सेलिंग प्राइस। पहले मैं लिखता हूँ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट मेरा है 100 रुपीज, फिर मैंने बोला और लिखो सेकेंड 100 नंबर, सेकेंड नंबर लिख के ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट में छोटू ए लिखो, FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018 75,000, ठीक है ना। बी लिखो सेलिंग प्राइस 72,000, दोनों में का लो विचेवर इज लोअर, विचेवर इज लोअर आ जाएगा 72,000, फिर इन दोनों में विचेवर इज हायर 72,000, और यहाँ पे फिर कॉस्ट में लिखो 72,000, तो आपका कैपिटल गेन आएगा नील। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, अभी और एक सिचुएशन, में सेक्शन दिखाना लिखना अपन चालू कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने ना कोई शेयर है ना, शेयर मैंने कोई शेयर देख लो, परचेज किया मैंने 200 रुपीज पे, ठीक है ना, मैंने कोई शेयर परचेज किया 200 रुपीज में, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसकी सेलिंग प्राइस हुई, मार्केट प्राइस हुई FME, ठीक है ना, 70,000 की मार्केट वैल्यू हो गई 70,000 की एज ऑन 31 जनवरी 2018, ठीक है ना। ये एक्चुअल कॉस्ट है, 200 का मेरा शेयर था, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 70,000 की, और फिर वो इतना शार्पली गिराना कि मुझे उसको सेल करना पड़ा 180 रुपीज पे। ये तुमको समझ रहा है? अक्षय का टाइम माइक बंद करा। मी क्या बोलते तुम्हारा लोकांना? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरा एक्चुअल कॉस्ट 200 रुपीज था, फेयर मार्केट वैल्यू मेरा हो गया 70,000, और मुझे पकड़ लो 1/4/2008 जब ये सेक्शन बंद हो गया, सर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैंने एक्चुअल कॉस्ट 200 पे एक शेयर परचेज किया, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 70,000 हो गया, और मैंने रियल में उसको सेल किया है 180 रुपीज पे।
मुझे गेन होना है या लॉस? सर एक्चुअल में लॉस हुआ। लॉस। और इस लॉस का सेट ऑफ मिलना चाहिए क्या मुझे? अगर लॉस है तो इसका सेट ऑफ मिलना चाहिए क्या? क्या अभी ये नहीं एग्जाम तो नहीं है। हाँ तो अभी देखो, तो इसका सेट ऑफ भी मिलेगा। देखो कैलकुलेशन कैसे होता है फिर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 180 रुपीज। लास्ट एक मिनट मुझे थोड़ा बड़ा है तो भी आपको होने के बाद स्टार्ट होगा। माइनस मुझे करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला बताओ जल्दी। पहले क्या लिखते हैं? वो आवाज पहले क्या लिखते हैं? पहले क्या लिखते हैं? एक्चुअल कॉस्ट हाँ पहले लिखते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट था 200 रुपीज। फिर हम लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 31 जनवरी 2018 70,000। सेलिंग प्राइस 180। 180 लेते हैं हम लोग whichever is whichever lower, is lower 180 180 और इन दोनों में का लेते हैं whichever is higher, or is higher तो पहले 200 लो है फिर हाई, ठीक है ना। 200 तो कॉस्ट ऐसे कितना माइनस होगा? 200 कॉस्ट माइनस होगा तो 20 रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस। और इस loss लॉस का सेट ऑफ मिलेगा। yes